नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर हमारी राय एक जैसी है। चाहे 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च पर हुआ आतंकी हमला हो या फिर मुंबई 26/11 हो, आतंकवाद किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हम आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है। और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी, उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है।
आतंक के हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, उन्हें न केवल भारत के बारे में काफ़ी जानकारी है, बल्कि हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सच्ची प्रतिबद्धता भी है। इंडो पैसिफिक पर उनके दृष्टिकोण विशेष रूप से ऐसे समय में मूल्यवान है। Let me thank the chief guest, Prime Minister the Right Honourable Christopher Luxon of New Zealand. As all of you can see, he not only has considerable knowledge of India, but a real commitment to advance our ties. His perspectives on the Indo-Pacific are particularly valuable at a time when the world is debating the nature of the global order. To Prime Minister Narendra Modi, I would reiterate our deep appreciation for his vision and motivation that has driven the Raisina Dialogue. As we begin its 10th edition, I hope that we have lived up to his expectations of India hosting a world-class gathering. To the ORI, I can only restate how much the Ministry of External Affairs values our partnership, and we are glad to see it now expressed across different geographies. But most of all, to all of you, participants and delegates, the Raisina would not be what it has become without you. Please keep coming, please keep arguing, please keep listening. Ladies and gentlemen, the world order is clearly undergoing a great churn. This requires leadership, the kind that we have in the room today. It requires systems to think differently, not simply falling back on old assumptions to deal with new situations. And it requires honest conversations, fresh ideas, and creative solutions. The value proposition that Raisina offers in that regard is higher than ever. So I know I speak for all of you in saying, let the dialogue begin. सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम योगी ने सहारनपुर में मां सांकभरी देवी मंदिर और विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही सीएम योगी ने युवाओं को उद्यमी योजना पर काम करने के लिए ऋण वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है।
नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं, क्योंकि यह आपकी पहचान है। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है, सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000, और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की। अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे, वे कहते हैं भर्ती कहां हो रही है। अरे जिन्होंने 7,244 किया है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजेवाद का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते। अब तो प्रदेश के 75 के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था पूर्ण है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और यह सरकार ने किया। विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान देगा, एक नई पहचान देगा। अभी हम यहां पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी को हम देख रहे, कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन दिया था, और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो, और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो, और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके, तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,89,00,000 रुपये का बजट पेश किया था। अपने बजट भाषण में सीएम सैनी ने कहा कि हमें कुछ परंपराओं से हटकर काम करना होगा। उन्होंने गुरुग्राम पंचकुला को एआई हब बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इस साल के बजट के लिए उन्हें कुल 11,000 सुझाव मिले। इसके आधार पर हरियाणा के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं।
प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च आनुवंशिक नस्लें जैसे बिट्टल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरुआत करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में जिन महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 38 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैंने दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिमों का हल्ला बोल सामने आ रहा है। जंतर मंतर पर आज मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन सामने आया। मौलानाओं की अगुवाई में प्रदर्शनकारी जुटे और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बयान को लेकर कई राजनीतिक गलियारों से बयानों की बौछार हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा कि कुछ लोग भूमाफियाओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मैं इन संगठनों से कहना चाहूंगा कि विरोध के नाम पर अपनी दुकान और भूमाफियाओं के प्रति प्रेम दिखाने की बजाय गरीबों और मुसलमानों के हित में सोचने की कोशिश करें। इस मामले में कई बयान भी सामने आए हैं, वो आपको सुनाते हैं। वक्फ की जब जेपीसी थी वहां भी हमने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जब आएगा वहां भी स्पष्ट कर देंगे। हमारी घोषित नीति है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम उससे सहमत नहीं। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है, पर कुछ लोग भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भू माफिया प्रेम दिखाने की बजाय
गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें, ये भूमाफिया का चश्मा उतारें। We had been very clear that Congress Party, as on the Waqf bill issue, the Congress Party is very clear that we oppose that bill. But many organizations can have many kind of protest. But for us in the Parliament, we are united with the India Alliance partners, our colleagues. We are working on with them in the floor of the Parliament in JPC. When it was bulldozed also, we had all worked together. We will deal with that in Parliament. अभी तो एक्ट भी नहीं आया, हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं, किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।